रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर हमारी गहरी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम नियम 25 से 30 पर ध्यान देंगे और ये नियम ये सिर्फ दुनिया को देखने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि इस बारे में है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। मतलब सवाल ये है कि क्या आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं या दूसरों को लिखने देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये नियम ना सतह पर भले ही चालाकी भरे लगे, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये इस बात पर आधारित है कि हम इंसान दूसरे लोगों को कैसे समझते हैं, किस पर भरोसा करते हैं और किससे प्रभावित होते हैं। तो आज हम सिर्फ इन नियमों को समझेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे की साइकोलॉजी को भी देखेंगे कि ये रणनीतियां काम ही क्यों करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नियम 25 से। अपनी पहचान खुद बनाइए, रिक्रिएट योरसेल्फ। हाँ, मुझे ये नियम व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। हम सब पर स्कूल में, घर पर, समाज में लेबल लगा दिए जाते हैं। तुम तो ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस नियम में एक तरह की आज़ादी का एहसास है कि आप उन सभी लेबलों को फाड़कर अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। सही कहा। ग्रीन कहते हैं कि समाज आपको एक किरदार देना चाहता है, क्योंकि उससे आपको समझना आसान हो जाता है। लेकिन महान लोग ऐसा होने नहीं देते। वो अपनी एक नाटकीय पहचान गढ़ते हैं, एक ऐसी छवि जो उनके इरादों को पूरा करने में मदद करे। कोई उदाहरण है इसका? सबसे अच्छा उदाहरण है कलाकार और नेता। सोचिए, जूलियस सीजर, वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई, एक ऐसा नेता जो आम लोगों के साथ है, जो बहादुर है। ये उनकी गढ़ी हुई पहचान थी। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें रणनीतिक रूप से अपनी आदतें, अपनी वेशभूषा, बात करने का तरीका, ये सब बदलना होगा। हाँ, और लगातार विकसित होते रहना होगा। लेकिन एक चेतावनी भी है। वो क्या? बहुत ज्यादा बदलाव आपके साथियों को कंफ्यूज कर सकता है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा ना लगे कि आप नकली हैं। ठीक है, तो अपनी एक प्रभावशाली छवि बना ली, लेकिन सत्ता के खेल में अक्सर कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो साफ सुथरे नहीं होते। और यहीं पर अगला नियम आता है, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, नियम 26, कीप योर हैंड्स क्लीन, मतलब अपने हाथ साफ रखें। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी छवि हमेशा बेदाग और कुशल दिखनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल या अनपॉपुलर काम करना है, तो उसे करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करें। मतलब बलि का बकरा ढूंढो। एक तरह से हाँ, गलतियों और बुरे कामों का ठीकरा दूसरों पर फूटना चाहिए, आप पर नहीं। मनोविज्ञान यह है कि लोग उसे याद रखते हैं जो काम करता है, न कि उससे जो आदेश देता है। कोई असली दुनिया का उदाहरण दीजिए कि ये कैसे काम करता है। सोचिए किसी सीईओ के बारे में, जिसे कंपनी में लोगों को नौकरी से निकालना है। ये एक जरूरी लेकिन बहुत ही बुरा काम है ना? बिल्कुल। अगर वो खुद ये ऐलान करता है तो वो हमेशा के लिए विलन बन जाएगा। इसके बजाय वो ये मुश्किल काम किसी और को सौंप देता है। सारा गुस्सा उस व्यक्ति पर निकलता है और सीईओ की अपनी प्रतिष्ठा बेदाग बनी रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या? अगर ये पता चल जाए कि आपने किसी को जानबूझकर फंसाया है, तो आपकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो एक तरफ आप अपनी छवि बना रहे हैं, अपने हाथ साफ रख रहे हैं, लेकिन असली शक्ति के लिए तो लोगों का समर्थन चाहिए। बिल्कुल, जो आपके पीछे चले। और यहीं पर अगला नियम आता है, जो शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक भी है। नियम 27, Play on people's need to believe to create a cult-like following. लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाओ। हाँ, लोगों में किसी चीज का हिस्सा बनने की एक गहरी इच्छा होती है। ग्रीन कहते हैं कि इस इच्छा का इस्तेमाल करके आप एक शक्तिशाली समूह बना सकते हैं। कैसे? आपको लोगों को एक वजह देनी होगी, एक बड़ा मकसद, एक नया विश्वास, और उस विश्वास का चेहरा आप होंगे। एक मिनट, ये तो सीधे सीधे लोगों को गुमराह करने जैसा लग रहा है। पंथ या कल्ट शब्द अपने आप में बहुत नेगेटिव है। ये सवाल इस नियम के दिल में है और फर्क बहुत ही महीन है। देखिए, एक महान नेता लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है, जिससे सबका भला हो। लेकिन एक पंथ का नेता उस विश्वास का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शक्ति, अपने पैसे और अपने कंट्रोल के लिए करता है। तो फर्क नियत का है। बिल्कुल। क्या आप लोगों को सशक्त बना रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं? ये शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ संभालना पड़ता है। अच्छा, अगले नियम पर जाने से पहले मैं बस एक चीज साफ करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। हम लोग हर नियम को जिस तरह से देख रहे हैं, पहले उसका मतलब,
फिर उसके पीछे की साइकोलॉजी, एक उदाहरण और फिर उसे कैसे इस्तेमाल करें और क्या सावधानियां बरतें। ये तरीका इन जटिल विचारों को समझने में काफी मदद करता है ना? हाँ बिल्कुल, इससे एक पूरा नजरिया मिलता है। चलिए इसी तरीके से आप नियम 28 की ओर बढ़ते हैं। जरूर। नियम 28 है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। साहस के साथ काम करें। ग्रीन का तर्क साफ है, हिचकिचाहट और शक आपकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक साहसिक कदम, भले ही वो पूरी तरह से सही न हो, लोगों में आत्मविश्वास और सम्मान पैदा करता है। लोग हिम्मत को काबिलियत का संकेत मानते हैं। लेकिन सिर्फ साहस दिखाना ही काफी नहीं है ना? एक साहसिक कदम अगर बिना सोचे समझे उठाया जाए तो वो तो दुस्साहस बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शायद इसीलिए ग्रीन का अगला नियम पूरी तरह से योजना बनाने पर है। नियम 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड, यानी अंत तक की योजना बनाएं। ये शतरंज के खेल जैसा है। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में नहीं सोचता, वो कई चालें आगे की सोचता है। हाँ, वो सोचता है कि अगर मैं ये चलूंगा तो मेरा प्रतिद्वंदी क्या करेगा और फिर मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। शक्तिशाली लोग हमेशा 3 कदम आगे के सोचते हैं। तो इसका मतलब आपका साहस, तैयारी और सोच पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, उनके पास हमेशा प्लान बी, सी और डी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो खतरनाक हो सकता है। और वो क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब आप योजना बनाने में इतना उलझ जाते हैं कि कभी एक्शन ले ही नहीं पाते। आप सोचते ही रह जाते हैं और सही मौका हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ भी संतुलन ही कुंजी है। योजना बनाएं, लेकिन लचीले भी रहें। ठीक है, तो आपने अपनी पहचान बनाई, मुश्किल काम चतुराई से किए, लोगों को एक विजन दिया और फिर पूरी योजना के साथ साहसिक कदम उठाया और सफल हो गए। अब क्या? अब आता है मेरा पसंदीदा नियम। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, आखिरी और सबसे दिलचस्प कदम अभी बाकी है। नियम 30 मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। हाँ, अपनी सफलता के पीछे की कड़ी मेहनत, रातों की नींद, पसीना और संघर्ष को कभी मत दिखाओ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका काम ऐसा लगता है जैसे ये आपके लिए बच्चों का खेल था, तो लोग इसे आपकी साधारण प्रतिभा नहीं बल्कि एक जादुई शक्ति मानते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी महान डांसर या एथलीट को देखते हैं। वो इतने सहज होते हैं कि लगता है अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, जबकि आप जानते हैं कि उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस है। जब आपकी मेहनत छुपी रहती है तो आपकी शक्ति उस रहस्य में छिपी होती है। अगर आप सबको बताएंगे कि आपने कितनी मेहनत की है तो वे सोचेंगे, अच्छा अगर मैं भी इतनी मेहनत करूं तो मैं भी ये कर सकता हूं। इससे आपका जादू खत्म हो जाता है। हाँ, आपकी शक्ति साधारण लगने लगती है। लेकिन क्या इससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप घमंडी हैं? आज की दुनिया में तो लोग अपनी कमजोरियों को दिखाने की बात करते हैं। ये एक बहुत ही पतली रेखा है। सहजता और अहंकार में बहुत कम फर्क है। इसका मतलब घमंड दिखाना नहीं है। इसका मतलब है अपना काम पूरी शान और सुकून से करना, बिना किसी तनाव के। अगर ये अहंकार जैसा लगता है तो प्रशंसा नाराजगी में बदल सकती है। यह अपनी कला को सम्मान देने के बारे में है, अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटने के बारे में नहीं। तो आज हमने अपनी छवि को गढ़ने से लेकर सहज दिखने तक की रणनीतियों को समझा। अगर इन सभी को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? इन सभी नियमों का एक ही केंद्रीय विषय है, धारणा का नियंत्रण, मास्टरी ऑफ परसेप्शन। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आपके काम को कैसे देखा और समझा जाता है। बिल्कुल, ये आत्मजागरूकता और रणनीतिक सोच का एक शक्तिशाली मेल है। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। धारणा के इस खेल में कोई व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा कैसे रह सकता है? रणनीति कहाँ खत्म होती है और धोखा कहाँ से शुरू होता है? जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ताकत सिर्फ काम से नहीं आती बल्कि हिकमत, बहादुरी और हिकमत अमली से आती है। शक्तिशाली और सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों की ऐसी ही गहरी समझ के लिए पावर बुक हब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्ञान फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली चर्चा में हम नियम 31 से 36 पर बात करेंगे, जो समय, प्रभाव और अप्रत्याशितता के बारे में है। जरूर याद रखें, क्योंकि किताबें और इल्म ही असल ताकत है।